कैसे हैं दोस्तों। आपको मैं बता देना चाहूँगा दोस्तों कि ये जो यूपीएससी की सीरीज हम चला रहे हैं और आशा कर रहे हैं कि हम आपसे कि आप लोग इसको देख पा रहे हैं और बहुत अच्छे से हमारे वीडियो को प्यार दे रहे हैं। जिस हिसाब से उस हिसाब से मैं वीडियो का एक प्रकार से सीक्वेंस वाइज जो है वीडियो लेके आता हूँ। मैं इस बल्ब को बंद देता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ। अब ठीक है, फ़ोटो सही आ नहीं रही थी, इसकी वजह से ऐसा करिए हमने। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए, लेकिन उसके पहले हम कुछ थोड़ी बातें करेंगे। दोस्तों यूट्यूब पे बहुत सारे लोग कंटेंट दे रहे हैं, आप देखते होंगे ढेरों वीडियो आते हैं, बहुत पूरा कंटेंट देते हैं। लेकिन जब आप यूपीएससी का पेपर देने जाते हैं तो वहाँ पे आपको देखने को ये मिलता है कि क्वेश्चन उनके नोट से एक दो फंसे तो फंसे, नहीं तो पूरे कोर्स से कुछ नहीं फंसा। ये समझ लीजिए क्यों होता है, कैसे होता है, कैसे क्या नहीं होता है, उसके पॉइंट ही नहीं फंसे। ये क्या है भाई? तो वो चीज़ को हम दूर करने के लिए कि आप पेपर देने जाते हैं, लोगों का कंटेंट पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद आपके क्वेश्चन फंसते नहीं तो आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो डिमोटिवेट होना नहीं है। ये यूट्यूब चैनल मैंने इसलिए ही स्टार्ट किया है कि आपको डिमोटिवेट हम नहीं कर सकते हैं। बता दें हम आपको, यूपीएससी दोस्तों ये नहीं चाहता है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ें। जैसा कि मैंने एक पिछले वीडियो में मोटिवेशनल टाइप का वीडियो बनाया है सिलेबस से रिलेटेड। तो यूपीएससी नहीं चाहता है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ें। यूपीएससी दोस्तों चाहता क्या है? यूपीएससी चाहता है कि आप वो पढ़ें जो लायक है। अब ये आपके मन में उठ रहा होगा, बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं कि ये धाराएं हैं, ये कानून हैं, ये सब चीज़ें हैं, ये सब आ रहे हैं, तो उसका क्या मतलब है? अगर जो वही चीज़ें हम भी आईएएस बन करके आदमी जो है यूपीएससी का एस्पिरेंट बन करके उन धाराओं को जानने की कोशिश करेगा अगर जो, तो आने वाले समय में जो वकील वगैरह ये सब बने हुए हैं, ये तो फिर ऐसे रह जाएंगे, इनका कोई औचित्य ही नहीं बचेगा, वकालत करना इनका बेकार हो जाएगा। तो दोस्तों न्याय व्यवस्था अलग है, एडमिनिस्ट्रेटिव अलग है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव के हिसाब से आपको चलना है, न्याय व्यवस्था के हिसाब से नहीं चलना है। आपको यूपीएससी वो मांग करता है कि आप उन चीज़ों के बारे में जानिए कि जो चीज़ें मतलब यूपीएससी के सिलेबस में दी गई हैं, पर्टिकुलर उसी से क्वेश्चन पूछता है, बाकी कहीं से क्वेश्चन नहीं पूछता है यूपीएससी, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ, ध्यान रखिए, आपके मन में उठ रहा होगा कि हमने हाई स्कूल में पढ़ा नहीं, इंटर में बहुत सी चीज़ें ने पढ़ा नहीं, तो यार वो चीज़ें नहीं पूछता यूपीएससी। हाई स्कूल में आपने नहीं पढ़ा, छोड़ो। इंटर में नहीं पढ़ा, छोड़ो। अब कह दो क्लास 1, 2, 3 में, 6, 7, 8 में अब जो नया सिलेबस ऐड होकर आ रहा है, उसके जो बेसिस पे नया सिलेबस जो बन के आ रहा है, पहले हम लोगों की किताबों में ऐसा सिस्टम होता नहीं था, अब बढ़ के आ रहा है। तो क्या यूपीएससी का जो एस्पिरेंट होगा वो 100 ही क्वेश्चन पूछे जाने दोस्तों, और उसमें पूछा जाएगा क्या नीचे लेवल का? कुछ नहीं पूछा जाता, फालतू का है सब। आप बिल्कुल नहीं पढ़िएगा, मैं जो बता रहा हूँ बस उतना ही पढ़िएगा। अब साइट से रिलेटेड और सीएमएस से रिलेटेड बान कन्वेंशन के संबंध में आपको विचार करना है और बताना है क्या चीज़ें हैं। कन्वेंशन ऑफ द माइग्रेटरी स्पीसीज एक प्रकार से सीएमएस को बोलते हैं, और ये कन्वेंशन ऑफ द मतलब ये भी एक प्रकार का इसी तरह से पक्षियों और से रिलेटेड, उनके जानवरों से रिलेटेड या पौधों से रिलेटेड बचाने का एक प्रकार से प्रयास किए जाने वाली जो ग्रुप हैं, इनके बारे में बताने कहने का मतलब ये है, साइट्स जो है कानूनी रूप से बाध्यकारी है। ये जानवरों से रिलेटेड है दोस्तों, और ये जो है माइग्रेटरी स्पीशीज से रिलेटेड है। साइट्स का फुल फॉर्म हमें इस समय याद आ नहीं रहा है। मैंने सुबह उठा था, तब से मैं इस वीडियो का फ्रेमिंग कर रहा था और ढूंढ रहा था, इसकी वजह से मेरा माइंड बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड हो गया है। मैं बता सकता हूँ, लेकिन जब माइंड सही होगा तब मैं बता दूँगा साइट्स का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। कन्वेंशन ऑफ इंडेंजर्ड करके कुछ है, मैं याद नहीं आ रहा, गलत बोल रहा हूँ, इंडेंजर्ड नहीं है। तो ये एक प्रकार से साइट्स है। साइट्स जो है कानूनी रूप से बाइंडिंग है, और सीएमएस एक स्वैच्छिक मार्गदर्शन है। सीएमएस का एक स्वैच्छिक मार्गदर्शन है। ये कहने का मतलब है साइट्स जो है कानूनी रूप से बाध्यकारी है और सीएमएस बाध्यकारी नहीं है। दोस्तों ये गलत बात है। दोनों ही संधियाँ कानूनी रूप से किसी भी देश, जो भी देश अपनाता है, उस पर ये बाध्यकारी होती हैं। बाध्यकारी का मतलब ये नहीं है कि दोस्तों उसको जो है उसके रूल मानने पड़ेंगे, सीएमएस के और साइट्स के रूल मानने पड़ेंगे। इनके रूल नहीं मानने हैं, जो उसके रूल हैं उसके हिसाब से आप अपने यहाँ रूल बनाइए, तब उसके हिसाब से रूल बनाइए। जो भी कानून पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड जो भी कानून बनाए जाएं, वो सब उनके हिसाब से होने चाहिए। ये कहने का मतलब ये है। वन्य जीवों का जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार,
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से को नियंत्रित करता है। साइट्स जो है वन्यजीवों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियंत्रित करता है। सीएमएस प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के आवासों पर केंद्रित है। तो पहला दोस्तों गलत हो जाता है, इस हिसाब से दूसरा सही हो जाता है। इन दोनों की संधियां भारत हस्ताक्षर करता है। भारत ने इन दोनों पर जो है हस्ताक्षर कर रखे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। भारत इन दोनों का हस्ताक्षर करता है। ये 1979 में और ये 1963 में इस पे प्रस्ताव पारित हुए थे। 1983 में आया था, ये 1975 में लागू किया गया था। भारत ने 1976 पे इस पर हस्ताक्षर की पुष्टि की थी। इस पर 85 शायद की थी, मुझे कंफर्म नहीं है, देख लीजिएगा। और तो ये चीज़ें हैं दोस्तों इम्पोर्टेंट। तो 2 और 3 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन बी 2 एंड 3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के अभिसमय के में कथनों पर विचार करना है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कानून UNEP की एकमात्र वैश्विक संधि है, प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए समर्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम एकमात्र वैश्विक संधि है। इनका कहने का मतलब है प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए समर्पित है। तो CMS की बात कर रहे हैं दोस्तों। ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के मतलब उसी के अनुरूप काम करती है वैश्विक रूप से और प्रवासी संरक्षण के लिए समर्पित है, ये भी बात सही। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे जो भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना, भारत ने एक राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। तो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे वो मार्ग होते हैं जिनसे जो है प्रवासी पक्षी पास होते हैं, यहाँ से जाते हैं और किसी स्थान पे किसी देश में रुकते हैं। तो भारत में ये जो है दोस्तों रुकते हैं, तो वहाँ पे इसको संरक्षण दिया जाता है कि इन पक्षियों का जो आवास है, जो भी वहाँ पे रुकते हैं, तो इनको आवास को सुरक्षित रखा जाए। इसकी वजह से ये चीज़ यहाँ कहने का मतलब ये है, बता रहे हैं सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का संरक्षण तथा एक राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। तो ये बात सही है। CMS की जो परिशिष्ट वन है, ठीक है, अपेंडिक्स 1 में वे प्रजातियां शामिल हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है, ना कि विलुप्त होने के कगार पर हैं। तो ये बात यहाँ पे दोस्तों सटीक नहीं बैठ रही है। परिशिष्ट 1 में वे प्रजातियां शामिल हैं CMS की जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से आवश्यकता है। तो ये बात सही साबित नहीं हो रही है, ये गलत बात है दोस्तों। ये यहाँ पे सही नहीं है। ये अपेंडिक्स 1 में नहीं कहा गया है, ये अपेंडिक्स 2 में कहा गया है। इसकी 2 सूचियाँ हैं, एक अपेंडिक्स 1 है और एक अपेंडिक्स 2 है CMS की, और साइट्स की 3 है, इसकी 2 हैं। तो इसमें दोस्तों कहा गया है कि इसके जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता है। और फर्स्ट वाले में जो कहा गया है कि जो विलुप्त होने के कगार पे हैं उसको रखा गया है। तो 1 और 2 इज़ द राइट आंसर। नीचे देखते हैं दोस्तों कहीं पे दिखे, ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों हम चलते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन UPSC कहाँ से बनाता है दोस्तों। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर ये क्वेश्चन आते कहाँ से हैं, क्वेश्चन उठाता कहाँ से है। तो मैं आपको बता दूं, मैं ये भी अब साथ में बताया करूँगा कि UPSC कहाँ से क्वेश्चन अब बनाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा कहाँ से क्वेश्चन बनाता है। देखिए, भारत के प्रमुख प्रवासी पक्षी स्थल माइग्रेटरी हॉट स्पॉट हैं, उनसे UPSC क्वेश्चन बनाता है। जैसे चिल्का झील उड़ीसा की है, किसके लिए है। यहाँ पर जो है बहुत सारे ओलियोरिडले जो एक प्रकार से कछुए हैं वो आते हैं, अंडे देने के लिए आते हैं। दूसरा पॉइंट ये भी है, ये मगरमच्छों के लिए, जो खारे पानी का मगरमच्छ है उसके लिए संरक्षित क्षेत्र है। तीसरा पॉइंट ये, उड़ीसा की ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और फ्लेमिंगो नामक एक उड़ने वाला पक्षी होता है जो उत्तरी साइबेरिया से हो करके अफ्रीका तक की यात्रा करता है। इतनी लंबी यात्रा करता है ये पक्षी, ये यहीं पे आकर के रुकता भी है दोस्तों। कई जगह भारत में ये आकर के रुकता है। ऐसा असम पे देहिंग पुटकई वाला जो एरिया है वहाँ पर भी ये रुकता है। तो ऐसा अगर जो क्वेश्चन पूछा जाए तो ये हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं। तो ये चिल्का झील जो है ये उड़ीसा में स्थित है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ब्रैकिश वाटर लेक इसको बोलते हैं। और फ्लेमिंगो जो पक्षी हैं, डॉल्फिन वगैरह वगैरह, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। तो ये फ्लेमिंगो जो पक्षी हैं यहीं पे आके रुकते भी हैं। तो 3 जगह के लिए कहने का मतलब 3 जगह के लिए ये इम्पोर्टेंट है। किसके लिए इम्पोर्टेंट है कहने का मतलब, 3 चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट है। एक तो ये उसके लिए इम्पोर्टेंट है जो ओलियोरिडले कछुए हैं। दूसरा जो किसके लिए इम्पोर्टेंट है, अभी पिछले दिन क्वेश्चन बताया था, दूसरा जो ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर मगरमच्छों के लिए एक प्रकार से खारे पानी वाले के लिए इम्पोर्टेंट है। तीसरा पॉइंट ये किसके लिए, फ्लेमिंगो जो बर्ड आते हैं उनके लिए है। तो ये क्वेश्चन इसलिए उठाए जाते हैं दोस्तों।
फालतू के क्वेश्चन नहीं उठाए जाते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मैं वही चीज़ें बताऊंगा जो यूपीएससी में पूछी जाएंगी, गारंटी के साथ बता रहा हूँ। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में। ये पक्षियों के स्वर्ग कहा जाता है इसको। साइबेरियन क्रेन, ये दुर्लभ प्रकार का ये जो पक्षी आते हैं, तो ये सब ये आकर के यहीं पे रुकते हैं। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान इसलिए फेमस रहा है। और दोस्तों ये मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में भी दर्ज है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में जहाँ पे जैव विविधता का सबसे ज़्यादा परिवर्तन होने की संभावना उनको रखा जाता है रामसर साइट में के अंतर्गत जो है, तो उसमें मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में भारत के 2 मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत रखे गए चीज़ हैं। वो कौन से है? एक तो है ये आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा एक झील है लोकटक झील। कौन सी झील है? लोकटक झील है, जिस झील में फुमड़ी बनती है। फुमड़ी क्या होता है इसके बारे में भी बताएंगे आने वाले क्वेश्चन समय में। देखिए ये राजस्थान का दोस्तों है, ये पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, साइबेरिया किरण और दुर्लभ। अगला दोस्तों देखिए क्या कह रहे हैं, मैं वादा करता हूँ वही चीज़ें बताऊँगा जो यूपीएससी बनाएगा। पूंग बांध झील, देखो पूंग बांध झील ये हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ पर बार हेडेड गूज आते हैं। बार हेडेड गूज मतलब बार टाइप से हेड पे होती है वो गूज का मतलब हंस होता है। इसके लिए प्रसिद्ध है, जो हिमालय प्रकार से उड़कर यहाँ पे आते हैं, उस कटिबंधी वाले एरिया से वहाँ से उड़ के आते हैं। अगला है नल सरोवर, गुजरात में है। नल सरोवर कहाँ पे है? अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में दोस्तों पड़ता है। मध्य एशियन फ्लाईवे का जो है प्रकार से महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या में जल पक्षी आने वाला नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में है। ध्यान रखना दोस्तों, गलत नहीं। पुलिकट झील कहाँ है? पुलिकट झील दोस्तों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाले बॉर्डर पे पड़ती है। यहाँ पर फ्लेमिंगो फेस्टिवल मनाया जाता है। फ्लेमिंगो पक्षी हमने बताया था ये उड़ कर आते हैं दोस्तों, उसके लिए ये फ्लेमिंगो फेस्टिवल मनाया जाता है। अगर है पकुंग तसो और तसो मरवारी लद्दाख का है। ये बॉर हेडेड गिलीज और ब्लैक नेक्ड काली गर्दन वाले जो है क्रेन नहाते हैं, उसके प्रजनन का जो स्थान है यही है। ये ध्यान रखना दोस्तों, ये हार्ड स्पॉट हैं, इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे। अगला देखिए वेदांथंगल अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। इंपॉर्टेंट है, बहुत कम आया, लेकिन ये देखिए भारत का सबसे पुराने पक्षी अभ्यारण्यों में से एक है। सबसे जो पुराने हैं उसमें से एक है, तो ये इसलिए हैं। अगला हम पॉइंट देखते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं दोस्तों कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ पॉइंट हैं जिनके बारे में हम बता देते हैं आपको। अमूर फाल्कन, ये उड़ने वाला पक्षी माइग्रेटरी, दुनिया की सबसे लंबी दूरी वाले शिकारी पक्षी हैं। साइबेरिया के दक्षिण अफ्रीका से आते हैं और नागालैंड के दोयांग झील के बारे में, नागालैंड की एक दोयांग झील है, यहाँ पर ये रुकते हैं। फाल्कन पक्षी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, इसे ही दोयांग झील को बोला जाता है दोस्तों। ये ध्यान रखना, सॉरी नागालैंड को बोला जाता है, दोयांग को नहीं बोला जाता है, नागालैंड को बोला जाता है। अगला देखिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, अभी अपने चर्चा में राजस्थान वाले एरिया में, ये मुख्य रूप से पक्षी प्रजाति है, पाकिस्तान के बीच सीमा पार करती है और सीएमएस के अपेंडिक्स 1 में है और राजस्थान का राजकीय पक्षी है और गंभीर रूप से लुप्त प्रजाति में है। अगला बॉर हेडेड गीज, ये दुनिया की सबसे ऊंचाई पर उड़ने वाले पक्षी हैं, बॉर हेडेड गूज, ठीक है। और सबसे बड़ी जो है, सबसे बड़ी, ये दुनिया की सबसे ऊंचाई पर उड़ने वाले पक्षी हैं। लेकिन ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड दोस्तों हैं, ये क्या हैं? ये जो हैं ये सबसे बड़ी प्रजाति है पक्षी की, उड़ने वाली जो भी जितनी प्रजातियां हैं उसमें सबसे बड़ी प्रजाति अगर जो है तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है दोस्तों, सबसे बड़ी प्रजाति। ये उड़ सकते हैं और सर्दियों में भारी जलाशय में यहाँ पे आते हैं, तो ध्यान रखना। अगला है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, क्या है? यूपीएससी इससे क्वेश्चन बनाता है। ये दुनिया के 9 प्रमुख उड़ान मार्गों में से एक हैं। तो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे ये पक्षियों वाले हैं, तो ये 9 प्रमुख उड़ानों मार्गों में से एक हैं। ये आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर के बीच के क्षेत्र को कवर करते हैं। इसमें 30 देश शामिल हैं। भारत इस मार्ग का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये पॉइंट हैं दोस्तों, कभी पूछ बैठे तो इसके बारे में पता होना चाहिए। आगे क्वेश्चन पे देखते हैं क्या कह रहे हैं। अब आ जाओ दोयांग झील। दोयांग झील किससे रिलेटेड है? दोयांग झील जो है अमूर फाल्कन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? अमूर फाल्कन से रिलेटेड, तो सही है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किससे रिलेटेड है? साइबेरियन क्रेन से है। अभी हमने पिछले अभी वीडियो में लेक्चर में बताया था। दीपोर बिल दोस्तों ये भी असम में है, तो ये तीनों ही सही हो जाते हैं। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अभी हम केवलादेव के बारे में आपको बताए हैं, देखिएगा। ये देखिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, साइबेरियन क्रेन, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है साइबेरियन क्रेन, इसके लिए जो है ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है दोस्तों तीनों सही हो जाते हैं। अगले ऑप्शन पे चलते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहे हैं। दीपोर बिल के बारे में बताना है,
तो ये असम की एक रामसर साइट है, ये भी बात सही है। असम की एक क्या है, ये रामसर साइट है। यह ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील में से एक है, ये भी एक प्रकार से सही बात है। इसे हाथियों के महत्वपूर्ण गलियारे के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाथियों के जो है एक प्रकार से गलियारे के लिए गलियारे के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ से हाथी गलियारा भी एक प्रकार से उसकी बात की गई है। पानी वानी पीने आते हैं यहाँ पे। अगला पॉइंट देखिए, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में दर्ज है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान अभी हमने पहले बताया था, दो हमारे भारत के ऐसे जो हैं मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में देखते हैं, रामसर साइट की केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और लोकटक झील, ठीक है। मणिपुर वाली लोकटक झील जो है और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान वाला एरिया ये स्थित है। दोयांग झील अमूर फाल्कन के लिए प्रसिद्ध ठहराव के लिए है, अभी बताया है दोस्तों, ये भी सही है। ये दोनों स्तर सेंट्रल एशियल फेस फ्लाईवे के अंतर्गत आते हैं, तो ये भी सही है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, तीनों सही हो जाते हैं दोस्तों। अगला देखिए, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किसके लिए है? दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ये बिल्कुल बात सही है। यह मिजोरम के लोकटक झील में स्थित है, गलत बात है दोस्तों। लोकटक झील मणिपुर में है, मिजोरम में नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो जाता है। ये संगई हिरण के लिए एक प्राकृतिक आवास है, ये बात सही है। संगई हिरण अगर जो पाया जाता है तो यही केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। और ये फुमिडी होती है, जो फुमिडी होता है बहुत सारा कूड़ा ढेर मिट्टी और घास फास से बन जाने वाला एक ऐसा मतलब पानी में तैरते हुए टीला होता है, बड़ा सा टीला छोटा सा टीला सब टीला होता है। लोकटक झील इसीलिए फेमस है कि इसमें इसी तरह के टीले हैं दोस्तों, और इस पर जो हैं लोग घर भी बनाते हैं, और इस पर जो है उनका तैरता हुआ अपना घर होता है, ऐसे घर बना लेते हैं तो तैरता हुआ घर होता है, और इस पर जो जानवर चलते भी हैं। और यही जो संगई हिरण है, ये जब इन्हीं टीलों पर जब चलता है तो दोस्तों ऐसा प्रतीत होता है कि ये नाचता हुआ दिख रहा है, कि ये नाच रहा है, ऐसा लगता है कि ये घूम रहा है। तो इसकी वजह से ये फेमस है दोस्तों, ये हॉट स्पॉट में है, इम्पोर्टेंट है दोस्तों, रट के रहना इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुलर झील, बुलर झील झेलम नदी पे है, रिलेटेड है, और J&K वाली झील है फिर बुलर झील, ये असम से रिलेटेड है दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। कोलिरू झील, ये देखिए क्या कह रहे हैं, कावेरी और पेरियार नदियों के संगम पर है, बिल्कुल गलत बात है। कृष्णा नदी वाला है, और एक और नदी है याद मुझे नहीं आ रहा है, कृष्णा और गोदावरी जो का बीच का एरिया है, कृष्णा और गोदावरी के बीच का जो एरिया है, उसी के बीच में दोस्तों ये एक झील है। कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच का जो एरिया है उसी के बीच एक झील है जिसे कोलिरू झील पर बोलते हैं, आंध्र प्रदेश वाले में ये एक प्रकार से है। अगला चिल्का झील के बारे में तो आप जानते होंगे, इरावदी डॉल्फिन के लिए फेमस है, इसके बारे में हमने बताया नहीं था दोस्तों, तो ये इरावदी डॉल्फिन के लिए भी फेमस है, ठीक है। तो दूसरा जो है वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इसमें फर्स्ट एंड 3 इज द राइट आंसर। दोस्तों एक चीज़ छूट गई थी, इरावदी डॉल्फिन जो है वो भी चिल्का झील में ही पाई जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। इरावदी डॉल्फिन यहाँ पे एग्जिस्ट कर जाती है, तो ये भी जानिए, उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। उलर झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। ये देखिए मैं वही चीज़ें लेके आ रहा हूँ जो पूछे जा रहे हैं दोस्तों, कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, किसके लिए फेमस है, ये सारे क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे यूट्यूब पर, कोई भी नहीं बना रहा दोस्तों। देखिए बुलर झील क्या है, जो पूछे जा रहे हैं वो नहीं बना रहा है। जम्मू कश्मीर में है, झेलम नदी पर है, वो मीठे पानी की मछली यहीं पे एग्जिस्ट करती है बुलर झील में। केलूरू झील आंध्र प्रदेश में है, और कृष्णा और गोदावरी नदी जो पेलिकन और पेंटेड स्टार के लिए ये कोलेरू झील फेमस है, ठीक है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी पेंटेड और पेलिकन के लिए एक प्रकार से फेमस है। अगला पॉइंट देखिए, चिल्का झील उड़ीसा में, लैंगून खारा पानी की जैसे इरावदी डॉल्फिन यही इसी में एग्जिस्ट करती है। अगला देखिए लोकटक झील मणिपुर में है, तैरते हुए द्वीप जो है फुमड़ी और संगाई हिरण के लिए एक प्रकार से फेमस है लोकटक झील, ठीक है। जो लोकटक झील है उसके इधर एरिया में एक प्रकार से केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है, ये भी ध्यान रखिएगा, उत्तर पूर्वी वाले एरिया में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसिड हमलों से लेकर अभी हाल ही में जो चर्चा रही कि
लड़कियों के खिलाफ जो कानून बनाए जा रहे हैं एसिड के हमले वाले, वो एसिड हमले में ज़्यादातर मामले में जो है वो जो अपराधी होते हैं वो निर्दोष साबित कर दिए जाते हैं। तो ये वाली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर थी जिसकी वजह से ये क्वेश्चन हम यहाँ पे लेके आए हैं। तो भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 124 के रूप में एसिड हमले को दंड, अपराध और दंड से संबंधित है, ये बात बिल्कुल सही है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत एसिड पीड़ितों को विकलांग श्रेणी में जगह दे दी गई है कि एसिड जो भी व्यक्ति हैं वो विकलांग हैं, उनको जो है इस कानून के तहत दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत विकलांगता में शामिल किया गया। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय ने नक्शमी बनाम मामले में कहा था कि एसिड खुली बिक्री प्रतिबंध और पीड़ितों को न्यूनतम मुआवजा देने का निर्देश देने की बात इसमें कही गई थी। सॉरी। तो ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। तो ऑप्शन 1, 2, 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये वही क्वेश्चन है एसिड हमले वाला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्या कह रहे हैं देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं समाधान सिद्धांत। समाधान सिद्धांत ये आप ध्यान रख रहे होंगे, योगी जी का जो समाधान सिद्धांत है उसके थ्रू अब नक्सली जो वामपंथी एरिया हैं वहाँ पर ये लगाया जाता है। ठीक है, तो नक्सल प्रभावित जो एरिया हैं उसके लिए ये एक प्रकार से समाधान लाया गया है। इसके बारे में आगे पॉइंट आएगा तो इसके पूरा फुल फॉर्म भी हम आपको बता दे देंगे। स्मार्टनेस एंड एग्रेसिवनेस वगैरह वगैरह करके ये इसका पूरा फुल फॉर्म है। मोटिवेशनल और एक्शन एक प्रकार से और भी कुछ हैं, पूरा फुल फॉर्म याद रखने की ज़रूरत नहीं है हालांकि। तो वामपंथी उग्रवाद से LWE से निपटने की एक रणनीति है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दोस्तों। अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। शहरी नक्सलवाद के संदर्भ में माओवादियों को अर्बन प्रोस्पेक्टिव प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो नक्सल प्रभावित एरिया हैं सब उसमें माओवादी जो अर्बन दो हैं, एक माओवादी ग्रामीण, एक माओवादी अर्बन। अब माओवादी ग्रामीण में तो वही सब जनजाति लोग आ जाते हैं, बट अर्बन में कौन कौन से आते हैं। तो जो लोग प्रोफेसर होते हैं, जो लोग क्या होते हैं वकील होते हैं, जो लोग क्या होते हैं इसी तरह के जो लोग होते हैं जो मतलब कहने का है ये लोग नक्सल प्रभावित नक्सली एक प्रकार से काम में लिप्त हो जाते हैं, ऐसा इनका कहने का मतलब है। ग्रामीणों में तो ये चीज़ देखने को मिलता है बट सिटी में ये सब जो है नक्सली देखने को मिलते हैं। तो शहरी नक्सलवाद के संदर्भ में बताया कि शहरों में सशस्त्र विद्रोह शुरू करना है, इसका उद्देश्य क्या है। शहरों में क्या सशस्त्र विद्रोह शुरू करना है? नहीं भाई, ये ऐसा कुछ नहीं, पहला वाला गलत हो जाता है। औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों संघों को एक माध्यम से पैठ बनाना। तो औद्योगिक जो क्षेत्र होते हैं उनमें श्रमिक जो होते हैं उनके संघ के थ्रू जो है ये पैठ बनाते हैं। और रसद जुटाना, लॉजिस्टिक जुटाना भी इनका जो एक प्रकार से इस शहरी नक्सलवाद के संदर्भ में माओवादियों के प्रोस्पेक्टिव प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये इनका काम होता है सर, पैठ बनाना तथा रसद उनको जुटाना। शहरी पीड़ितों को, बुद्धिजीवियों को माओवादी विचारधारा का प्रसार करना। जो शहरी जो युवा होते हैं, जो बुद्धिजीवी होते हैं, ज्ञानी वानी आदमी होते हैं, उनको जो है माओवादी विचारधारा में लेकर के जाने का काम इसका होता है दोस्तों। ये बात कहीं ना कहीं पूरी तरह से सही है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 and 3 इज द राइट आंसर, सॉरी 2 and 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फर्स्ट तो गलत था, ठीक है, फर्स्ट वाला गलत है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है? ग्रामीण नक्सलवाद और शहरी अर्बन नक्सलवाद, सशस्त्र संघर्ष, गुरिल्ला युद्ध। ग्रामीण नक्सलवाद में सशस्त्र संघर्ष होता है, गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से इसको ख़त्म किया जाता है। इसका स्वरूप की बात कर रहे हैं। पुलिस बलों के द्वारा सीधा हमला किया जाता है, बंदूकें और IED ये इसका जो है साधन होते हैं। वैचारिक युद्ध होता है, इनमें कानून की लड़ाई होती है, व्यवस्था के खिलाफ जो है असंतोष फैलाना और युवाओं को भर्ती करना इनका काम होता है। सोशल मीडिया, सेमिनार, नागरिकों के अधिकार का संगठन, जो ये शहरी नक्सलवाद के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों वीडियो हमें लगता है बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा है और हम नहीं चाहेंगे कि वीडियो इतना ज़्यादा लेंदी हो जाए कि आप देखना ही बंद कर दें। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो इसको लाइक करके जाना दोस्तों, और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके जाना। और अगर जो हमें पसंद करते हैं ये सीरीज़ के लिए तो दोस्तों इसको शेयर ज़रूर कर देना।